हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सर सुनील पंचारी और मैं आप सबका यूडाइट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम हमारी मुहिम के तहत आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है राज्य की व्यवस्थापिकाएं, यानी कि राज्य के बारे में विधानसभा और जो राज्य की कार्यपालिका है इनके बारे में हमने चर्चा करनी शुरू की है। इसके तहत कल हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था भारत के राज्यों के राज्यपाल, और राज्यों के राज्यपाल के बारे में हमने कुछ आर्टिकल्स के बारे में चर्चा की, जिसके अंदर हमने देखा था कि राज्यपाल कौन होते हैं, कितने राज्यों में एक राज्यपाल हो सकता है, राज्यपाल को नियुक्त कैसे करते हैं, राज्यपाल के बारे में हमने कुछ अन्य प्रकार की जैसे क्षमादान की शक्ति देखी थी और वित्तीय पावर भी राज्यपाल के बारे में हमने जानी थी। वो कल की वीडियो में चर्चा हो चुकी है। आज की हमारी जो टॉपिक है, आज की जो क्लास है, इसके अंदर हमारा टॉपिक रखा गया है राज्यपाल की कार्यपालिका और विधायी शक्तियां। क्योंकि हम राष्ट्रपति के बारे में और डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट के अंदर हम इन सभी टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इनके अंदर कितने आर्टिकल का फासला है। क्योंकि शक्तियां तो राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को समान रूप से दी गई है, तो इनके अंदर कितने आर्टिकल हमें याद रखने चाहिए वो वाली बात करने के लिए आज की क्लास रखी गई है। तो आइए दोस्तों, हम हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और इन वीडियो से रिलेटेड अगर आपको किसी पीडीएफ की जरूरत हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए लिंक पर क्लिक करके आप अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हमारी आज की क्लास को और आगे बढ़ाते हैं, और आज का हमारा टॉपिक रखा गया है वो है राज्यपाल की। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वो है कार्यपालिका शक्ति, कि राज्यपाल को कार्यपालिका के रूप में कितनी शक्ति दी गई है। जैसा कि दोस्तों हमने पहले बात की थी कि भारत के अंदर संघ स्तर पर और राज्य स्तर पर संसदीय व्यवस्था अपना रखी है, और संसदीय व्यवस्था के तहत हमने ये भी बात की कि राज्य की कार्यपालिका का मतलब ही होता है राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल से रिलेटेड जो आर्टिकल है 153, उसके अंदर हमने देखा था कि राज्यपाल अपने तमाम कार्य अपने अधीनस्थों की सहायता से करते हैं, और उन अधीनस्थों की सहायता की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि राज्यों के अंदर भी एक वास्तविक कार्यपालिका बन जाती है, दूसरी नामात्र की। तो आज देखते हैं कि राज्यपाल जो वास्तव में कार्यपालिका है कितनी पावर रखता है, इसके बारे में आज के ये कार्यपालिका शक्तियां देखी जा रही है। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे हमने राष्ट्रपति के बारे में देखा था कि जैसे राष्ट्रपति जो संघ के तमाम कार्यकारी कार्य थे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, वैसे ही राज्यों के जो सभी प्रकार के कार्यकारी कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। राष्ट्रपति वाला प्रावधान आर्टिकल 77 के अंदर था, और ये वाला आर्टिकल 166 के अंदर किया गया है। तो यहां से आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आज के जो तमाम प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे 89 आर्टिकल ऐड करने के बाद प्राप्त होते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति अपनी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेंगे, जिसके प्रधानमंत्री होंगे। ये बात आर्टिकल 74 के अंदर लिखी गई है। तो वही बात यहाँ पर आर्टिकल 163 के अंदर लिखी गई है, यानी कि पूरे के पूरे 89 आर्टिकल ऐड करने पर जो प्राप्त होते हैं वो वाले आर्टिकल यहाँ पर लिखे गए। तो आपको अगर ये आर्टिकल याद भी ना रहे, राष्ट्रपति वाले याद रहे, तो 89 ऐड कर देना, इनके अंदर ये तमाम प्रावधान आ जाएंगे। तो सबसे पहला प्रावधान था कि राज्य की तमाम कार्यपालिका जो कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, और ये बात आर्टिकल 166 के अंदर की गई है। अब दूसरे देखते हैं कि राज्यपाल अपने कार्यों की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेंगे, यानी सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे, और सभी मंत्री राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं, यानी कि वो सभी प्रसाद पर्यंत रहेंगे। जैसे सभी मंत्री केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति के प्रति प्रसाद पर्यंत रहते हैं, यानी कि व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं, वैसे ही राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है। इसका मतलब हुआ कि राज्यपाल किसी भी मंत्री को पद से अपनी इच्छा से हटा सकता है। हालांकि राज्यपाल की इच्छा यहाँ पर कोई मायने नहीं रखती, यहाँ पर मायने रखता है जो मुख्यमंत्री हैं उनकी सिफारिश। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल किसी भी मंत्री को अपने पद से मुक्त कर सकता है। तो ये बात लिखी गई है आर्टिकल, जैसे वहां पर लिखी हुई थी 74 के अंदर, तो यहाँ पर लिखी गई है 164 के अंदर। जस्ट 89 ऐड करने पर ये वाले आर्टिकल प्राप्त हो रहे हैं। तो जैसे कि राज्यपाल अपने जो
सारे कार्यकारी कार्य होते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, और मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली एक परिषद होती है, और उन सभी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल स्वयं करते हैं, और वो सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति जवाबदेह होते हैं। ये बात आर्टिकल 164 के अंदर लिखी गई है। अब उसके बाद देखते हैं, राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, और जो मंत्रियों को कार्यालय आवंटित होंगे, यानी मंत्रालय का विभाजन होगा कि कौन सा व्यक्ति इस राज्य का वित्त मंत्री बनेगा, कौन सा इनका स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, कौन सा इनका शिक्षा मंत्री बनेगा, इन सभी प्रावधानों के बारे में जो मंत्री को मंत्रालय का आवंटन है वो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, मुख्यमंत्री करते हैं। लेकिन उन मंत्रालयों के जो नियम कायदे कानून है ये बनाने का दायित्व राज्यपाल को दिया गया है, यानी कि कार्यालयों के लिए नियम भी राज्यपाल बनाएंगे। और मतलब क्या हुआ कि राज्यपाल अपनी आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल अपने कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, बनाते हैं, और उस मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल कार्य करते हैं। लेकिन उन मंत्रियों के लिए जो नियम बनाए जाएंगे कि किस मंत्रालय के कौन से नियम पालित होंगे, वो नियम बनाने का अधिकार भी राज्यपाल को दिया गया है। उसके बाद देखते हैं राज्यपाल की एक और कार्यपालिका शक्ति है, वो है महाधिवक्ता की नियुक्ति, यानी कि एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जैसे कि केंद्रीय स्तर पर हमने पढ़ा था महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, वैसे ही होता है राज्यों पर राज्य सरकार के जो वकील होते हैं उनको बोलते हैं महाधिवक्ता, यानी कि एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल को नियुक्त कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। उनको वेतन का निर्धारण कौन करेंगे? राज्यपाल ही करेंगे, और वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। और ये सेम के सेम प्रावधान महान्यायवादी के बारे में भी थे, और वहां पर महान्यायवादी का जिक्र किया गया है आर्टिकल 76 के अंदर, तो यहाँ पर इनका जिक्र किया गया है आर्टिकल 165 के अंदर, यानी कि जस्ट 89 आर्टिकल ऐड करने पर ये वाला प्रावधान प्राप्त होगा। यानी कि 76 में है महान्यायवादी और 165 के अंदर है महाधिवक्ता। इनको नियुक्त करना, वेतन निर्धारित करना और प्रसाद पर्यंत अपने पद पर ये बने रहते हैं। वेतन क्यों निर्धारित कर रहे हैं? क्योंकि महाधिवक्ता एक रिटेनर होते हैं। इनके बारे में भी हमने महान्यायवादी वाले में बात कर रखी है कि ये रिटेनर हैं, इसलिए इनको रिटेनर फी दी जाती है। और वैसे जनरली इनका वेतन कितना होता है? जितना हाईकोर्ट के जज का होता है। उसके बाद राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन उनको पद से हटाने का कार्य राज्यपाल नहीं करते। जो राज्य निर्वाचन आयोग हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की, यानी कि जो कमिश्नर होते हैं, उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो वैसी है जैसे कि हाई कोर्ट के जज की है। और हाई कोर्ट के जज की प्रक्रिया का उल्लेख हमारे जो हाई कोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 वाला था, उसी के अंदर वैसे ही कर रखी है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की कर रखी है। तो निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त जरूर करते हैं राज्यपाल, लेकिन इनको पद से मुक्त नहीं कर सकते। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर नहीं रहते हैं। वैसा ही प्रावधान आरपीएससी के लिए है, यानी कि जैसे स्टेट जो राज्य लोक सेवा अधिनियम है, आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग, जितने भी राज्य होते हैं, जैसे राजस्थान के लिए आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, तो इनके सदस्यों को नियुक्त तो जरूर राज्यपाल करते हैं, लेकिन इनको हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को है। ये बात ध्यान में रखना। राज्यपाल की शक्तियों पर और राष्ट्रपति की शक्तियों में थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा, तो इन अंतर वाली बातों को जरूर ध्यान में रखना कि वहां तो राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति ही हटाते हैं, लेकिन यहाँ पर नियुक्ति जरूर राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटाने की शक्ति राज्यपाल को नहीं है। ये शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को। तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करना राज्यपाल का दायित्व है। आरपीएससी जैसे वहां पर यूपीएससी के सदस्यों को नियुक्त करना और हटाना दोनों राष्ट्रपति के हाथ में है, लेकिन यहाँ पर स्टेट जो पीसीएस होते हैं, इनके सदस्यों को नियुक्त तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटा नहीं सकते। उसके बाद एक और है राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति के अंदर वो आता है जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य भी दे रखे हैं। जैसे कि हमारे वहां आर्टिकल 78 के अंदर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य, वैसे ही यहाँ पर आर्टिकल 167 के अंदर लिखे गए हैं मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य। आर्टिकल 167 इसके अंदर लिखे गए हैं संवैधानिक कर्तव्य किसके? हमारे मुख्यमंत्री के। मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य क्या है? मुख्यमंत्री विधानसभा या विधानमंडल
जो पूरा विधानमंडल है इसके द्वारा जो भी विधायी कार्य किए जाते हैं इसकी सूचना राज्यपाल ले सकता है। किसी भी राज्य की जो सरकार चल रही है, यानी कि जो राज्य की मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद है उसके कार्यों की जांच की सूचना ले सकते हैं, और राज्यपाल किसी मंत्री द्वारा लिए हुए निर्णय को मुख्यमंत्री को आदेश दे सकते हैं कि वो इस निर्णय को मंत्रिपरिषद के अंदर रखवाएं, और ये कर्तव्य जो देता है आर्टिकल 167 है, और आर्टिकल 167 के तहत ही राज्यपाल को यह कार्यकारी शक्ति मिलती है। उसके बाद एक और शक्ति है जो राज्यपाल को स्पेशल मिलती है, यह शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। क्यों नहीं है अभी आप समझ जाओगे कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी हो तो ये राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह लेनी इस मामले में राज्यपाल के लिए जरूरी नहीं है, और हमने आर्टिकल 356 के बारे में पढ़ रखा है, और वहां पर हमने देखा था कि राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर अगर राज्यपाल ये लिख दे कि हमारे राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। तो ये जो सिफारिश करने की शक्ति दी गई है ये राज्यपाल को है। राष्ट्रपति किसी राष्ट्रपति को आगे सिफारिश तो देंगे नहीं, इसलिए यह शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। और उसके बाद ये संविधान में कहीं नहीं है, पहले ही बता देते हैं कि राज्यपाल सभी जो विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति यानी कि चांसलर हैं। सभी विश्वविद्यालयों के चांसलर होते हैं राज्यपाल, लेकिन ये संविधान में कहीं पर भी नहीं है, ये यूनिवर्सिटीज एक्ट बनते हैं उनके तहत हैं। और दूसरी, राज्यपाल को एक विशेष शक्ति है कि वो जो वाइस चांसलर होते हैं वीसीज, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ये लाइन वापस ध्यान से सुनना कि सभी राज्यों सभी यूनिवर्सिटीज के जो कुलाधिपति, हिंदी में कुल अधिपति नाम है, अंग्रेजी के अंदर ओनली चांसलर हैं, ये चांसलर या कुल अधिपति राज्यपाल होते हैं। और राज्यपाल ही कुलपति, जिनको बोलते हैं वाइस चांसलर, नाम में कंफ्यूजन होगा, हिंदी और अंग्रेजी के नाम में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो जो वाइस चांसलर हैं वीसीज, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे मंत्रिपरिषद की सलाह पर। हाल ही में आपने पिछले साल की एक घटना सुनी होगी कि केरला के अंदर राज्यपाल ने 2 यूनिवर्सिटीज के जो कुलपति थे उनको अपनी इच्छा से अपॉइंट कर दिया था, और यहाँ पर जो केरला की गवर्नमेंट थी, मंत्रिपरिषद थी, उसने इस मामले को हाईकोर्ट में पहुंचा दिया। हाईकोर्ट से वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, और उसके बाद राज्यपाल के दिए हुए निर्णय को रद्द कर दिया गया था। रीजन ये था कि ये जो शक्ति दी गई है राज्यपाल को, ये राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने की सिफारिश करती है। यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल किसी भी कुलपति को नियुक्त करते हैं, लेकिन केरला में मामला उल्टा हो गया। राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की सलाह लिए बिना कुलपतियों की नियुक्ति कर दी और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। तो ये जब करंट में आ जाती है ऐसी चीजें, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए इस लाइन के बारे में। क्या ये संविधान के अंदर लिखा हुआ है? जी नहीं, ये संविधान में कहीं नहीं है, ये कॉलोनियल रूल से चला आ रहा है, यानी कि ब्रिटिश काल में भी ऐसा ही था, हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। और दूसरी बात कि ये संविधान में नहीं है, और ये जो कुलपति की नियुक्ति होती है, क्या ये राज्यपाल का विवेकाधीन अधिकार है? जी नहीं, ये मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था। और इस मामले की जांच करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक जस्टिस सुधांशु नाम से थे, उनके अध्यक्षता के अंदर एक समिति भी, जांच समिति का भी गठन करवाया था। तो ये मामला केरला वाला थोड़ा ध्यान में रखना। और विश्वविद्यालय के ये थे राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां। इनको और प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति हैं उनकी कार्यकारी शक्तियों को पैरेलल रूप से पढ़ें, और दोनों को पढ़ते वक्त आप केवल 89 आर्टिकल का फासला रखें, ये सारे आर्टिकल वहीं पर मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियां। राज्यपाल को कितने प्रकार की विधायी शक्तियां दी गई हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर। लेजिस्लेटिव पावर के अंदर क्या क्या आता है, ये सारे के सारे आर्टिकल हैं वो 89 आर्टिकल ऐड करने पर ही प्राप्त हो जाएंगे। तो इनको भी जब पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति को एक तरफ पढ़ना है, दूसरी तरफ राज्यपाल को पढ़ना है, दोनों आर्टिकल पैरेलल लगेंगे और याद भी आसानी से रह जाएंगे। तो अब देखते हैं कि राज्यपाल को किस प्रकार की विधायी शक्तियां दी गई हैं। हमने वहां पर पढ़ा है आर्टिकल 85 के अंदर कि आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग राज्यपाल लोकसभा और इनके यानी कि सदनों के सत्र आहूत कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं, और लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। और वैसी की वैसी शक्ति आर्टिकल 174 देता है।
174, यानी कि 85 पर था राष्ट्रपति वाला प्रावधान और 174 पर है राज्यपाल वाला प्रावधान। ये कहता है कि राज्यपाल विधानसभा और अगर कहीं पर विधान परिषद है तो विधान परिषद दोनों के सत्र आहूत कर सकते हैं, तो सत्र आहूत करने की शक्ति राज्यपाल को है। दूसरी चीज, अगर जैसे हमारे वहां भी जैसे संघ में होता था 3 प्रकार के सत्र होते थे, राज्यों में भी 3 प्रकार के सत्र होते हैं और इन 3 प्रकार के एक सत्र को, जैसे मान लो बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र को समाप्त करना, इसे बोलते हैं सत्रावसान। सत्रावसान की शक्ति भी किसको होती है? राज्यपाल को होती है, न कि विधानसभा के अध्यक्ष को। और तीसरी चीज, विधानसभा को राज्यपाल भंग भी कर सकते हैं। ये तीनों शक्तियां राज्यपाल को आर्टिकल 174 देता है कि राज्यपाल सत्र को आहूत करेंगे, सत्र को समाप्त भी करेंगे और राज्यपाल चाहे तो विधानसभा को पूरी तरीके से भंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये कार्य विधान जो होते हैं ऑलमोस्ट तीनों कार्य राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेंगे। राज्यों में भी वैसी मंत्रिपरिषद है जैसे कि केंद्र में होती है। उसके बाद विशेष अधिवेशन, विशेष अधिवेशन से जुड़े हुए राष्ट्रपति में भी आर्टिकल 2 थे, एक था आर्टिकल 86, एक था आर्टिकल 87। वैसे ही यहाँ पर राज्यपाल से जुड़े हुए विशेष अधिवेशन से जुड़े हुए आर्टिकल हैं, एक है आर्टिकल 175, एक है आर्टिकल 176। दोनों क्या कहते हैं? वो भी 86 और 87 भी यही बात बताते हैं कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को विशेष परिस्थितियों में संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा सदन को संबोधित करना राष्ट्रपति का अधिभाषण कहलाता है। और ये विशेष है किस रूप में, वो देखते हैं कि पहला ये प्रावधान करता है कि हर नई गठित सरकार का राष्ट्रपति द्वारा संबोधन करवाया जाएगा, यानी कि हर नई गठित सरकार को इंट्रोड्यूस किया जाता है सदनों के अंदर और ये कार्य राष्ट्रपति करते हैं। प्रत्येक नई गठित नवगठित सरकार का प्रथम अधिवेशन होता है वो राष्ट्रपति करते हैं। वैसा ही आर्टिकल 175 कहता है कि राज्यपाल नवगठित सरकार का प्रथम अधिवेशन देंगे। अगर सरकार 5 साल तक चली तो ये वाला अधिवेशन एक ही बार होगा जब पहली बार बैठक होगी, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 87 कहता है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। वैसा ही आर्टिकल 176 कहता है प्रत्येक नव वर्ष के प्रथम सत्र जो भी होगा उस प्रथम सत्र की प्रथम बैठक को राज्यपाल विशेष अधिवेशन से संबोधित करेंगे। ये 2 आर्टिकल हैं जो राज्यपाल के विशेष अधिवेशन से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब होता है कि राज्यपाल द्वारा सदन के अंदर उपस्थित होना और उनको उस समय विशेष मतलब इंट्रोड्यूस करना नई सरकार के बारे में, और हर साल का प्रत्येक साल का प्रथम सत्र की प्रथम बैठक को राज्यपाल सरकार द्वारा पिछले 1 साल के अंदर किए गए कार्यों से विधानसभा को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि हमारी सरकार, क्योंकि राज्यपाल ही कार्यपालिका होती है, तो राज्यपाल यही संबोधन देते हैं हमारी सरकार ने पिछले 1 साल के अंदर क्या क्या कार्य किए, और वहां पर समर्थन जुटाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि हम जानते हैं राष्ट्रपति के अधिवेशन के बाद में मुख्य प्रधानमंत्री का दायित्व बनता था कि वो एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित करवाएं, तो वैसा का वैसा प्रस्ताव या मुख्यमंत्री को भी पारित करवाना होता है। तो ये अधिवेशन की शक्ति राज्यपाल को होती है। उसके बाद जैसे हमने पढ़ा था कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पीठासीन अधिकारी या तो कई बार अपने पद से अनुपस्थित होते हैं और या फिर पद मुक्त हो जाता है उनका। ऐसी दोनों परिस्थितियों में 2 विशेष कंडीशन आ जाती थी। अगर पीठासीन अधिकारी अपने पद पर अनुपस्थित हैं तो वो सदन अपने एक पैनल में से एक सदस्य को पीठासीन अधिकारी बना देता है अपनी बैठक के दौरान। लेकिन अगर वो पीठासीन अधिकारी का पद मुक्त है, ऐसी परिस्थिति में भारत के राष्ट्रपति लोकसभा हो या राज्यसभा उसके सदन के सदस्यों में से किसी को भी पीठासीन अधिकारी बना सकते हैं। ये राष्ट्रपति को वहां पर शक्ति मिली थी, वैसे की वैसी शक्ति मिलती है हमारे राज्यपाल को, और वो कहते हैं कि अगर विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर नहीं है, ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल किसी भी विधानसभा के सदस्य को पीओ घोषित कर सकता है, यानी कि प्रेसिडिंग ऑफिसर घोषित कर सकते हैं, पीठासीन अधिकारी बना सकते हैं राज्यपाल। कब? जब पद मुक्त है। अनुपस्थिति की स्थिति में विधानसभा खुद बनाएगी, लेकिन पद मुक्त होने की स्थिति में राज्यपाल बनाएगा। ये थोड़ा सा अंतर है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना। उसके बाद एक और शक्ति दी गई है, वो है अगर किसी राज्य के अंदर विधान परिषद है तो विधान परिषद का जहां हम संरचना पढ़ेंगे तब बताएंगे कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन जब होता है उनमें से 1/6 भाग यानी कि 6वां हिस्सा राज्यपाल मनोनीत करते हैं।
इनके बाकी प्रावधान विधान परिषद के समय बात करेंगे। फिलहाल इतना ही ध्यान में रखते हैं कि विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 2020 से पहले आर्टिकल 332 के अंदर एक और प्रावधान था कि राज्यपाल विधानसभा के अंदर एक एंग्लो भारतीय को भी एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेंगे, लेकिन अब वो प्रावधान 2020 के बाद हटा दिया गया है। आगे देखते हैं, सदस्यों को अयोग्य घोषित करना। अगर किसी विधानसभा के सदस्य को अयोग्य घोषित करना है तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है 102, आर्टिकल 102 के अंदर जो राज्यपाल को शक्ति दी गई है वो शक्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सिफारिश पर दी गई है। यानी कि अगर वो दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए, ऐसी परिस्थितियों के अंदर राज्यपाल किसी भी विधायक को अयोग्य घोषित कर सकते हैं और ये अयोग्य घोषित भारत के निर्वाचन आयोग की सलाह पर किया जाएगा और इनकी सलाह मानना राज्यपाल के लिए बाध्यकारी है। बाकी अयोग्यता से जुड़ा हुआ हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप इस सेपरेट वीडियो को देखकर इनसे रिलेटेड तमाम प्रावधान, दल बदल कानून और आरपीए एक्ट यानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। ये राज्यपाल की अयोग्यता संबंधी शक्ति थी। उसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे राष्ट्रपति को वीटो शक्ति दी गई है। तो आर्टिकल 190 के अंदर 200 के अंदर 89 जोड़ना है, आर्टिकल 200 के अंदर राज्यपाल को भी वीटो शक्ति दी गई है। वीटो शक्ति का मतलब क्या होता है? वीटो शक्ति का मतलब होता है, हम जानते हैं कि जो राज्यपाल है विधानमंडल का एक अनिवार्य अंग होता है। जैसे कि आर्टिकल 79 कहता है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो भारत की संसद का अनिवार्य अंग है, वैसे ही हमारे जो राज्यपाल होते हैं वो विधानमंडल के अंदर 3 चीजें आ सकती है, एक विधानसभा, दूसरा राज्यपाल और तीसरी विधान परिषद। अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा और राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। तो जो अनिवार्य हिस्सा है राज्यपाल विधानसभा का एक अंग, विधानमंडल का एक अंग है, इसलिए क्योंकि विधानसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक बिल ही रहता है, अधिनियम नहीं बनता जब तक कि राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर ना कर दे। यानी इन शॉर्ट इसका मतलब हुआ प्रत्येक विधानसभा द्वारा पारित बिल राज्यपाल के पास जरूर जाएगा। जब राज्यपाल के पास विधानसभा का द्वारा पारित बिल जाता है तो राज्यपाल के पास 4 प्रकार के वीटो होती हैं, यानी कि 4 प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं। वो सभी परिस्थितियां आर्टिकल 200 के अंदर दे रखी है। वो क्या है? सबसे पहले राज्यपाल के पास बिल आया, राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए तो वो अधिनियम बन गया, राज्य के अंदर चलेगा। दूसरा, राज्यपाल ने स्वीकृत किया तो वो अधिनियम बन गया, या फिर राज्यपाल ने ना हाँ करी ना करी अपने जेब के अंदर डालकर रख लिया, इससे बोलते हैं पॉकेट या जेबी वीटो। और राज्यपाल अपने जेबी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि राज्यपाल ना उस विधेयक पर अपनी रजामंदी दे और ना ही उस विधेयक को लौटाए। तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। राज्यपाल को एक और शक्ति है, वो है कि राज्यपाल सस्पेंड कर सकते हैं उस अधिनियम को। कहने का मतलब हुआ कि अगर विधानसभा के बनाए हुए बिल को राज्यपाल एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, यानी कि राज्यपाल ये विधानसभा को बोल सकते हैं कि आप इस अधिनियम पर विधेयक पर एक बार पुनर्विचार करें, उसके बाद हमारे पास भेजें। इसे बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, यानी कि निलंबनकारी वीटो। उसके बाद आर्टिकल 200 राज्यपाल को एक और विशेष प्रकार की शक्ति देता है, वो है कि राज्यपाल किसी भी अधिनियम को, जिसके अंदर नीचे दिए गए कुछ प्रावधान है, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए संरक्षित कर सकते हैं। राष्ट्रपति के लिए संरक्षित करने का मतलब है कि राज्यपाल चाहे तो उस विधेयक पर ना हाँ कर रहा है, ना की, ना ही सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग किया, ना ही हस्ताक्षर किए, सीधा का सीधा उठाकर उसको राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं और बोल को सीधा राष्ट्रपति के कोर्ट में पहुंचा सकते हैं। ये राज्यपाल को एक और विशेष वीटो पावर मिलती है जो राष्ट्रपति के पास नहीं है। राष्ट्रपति ऐसा आगे किसी राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति को जरूर भेज सकते हैं। तो ये ओवरऑल राज्यपाल की वीटो शक्ति हुई। तो हम अगर इन शॉर्ट में वापस समझना चाहे राज्यपाल की वीटो पावर, तो राज्यपाल की वीटो पावर का मतलब है राज्यपाल के पास आए हुए किसी भी अधिनियम पर राज्यपाल द्वारा सहमति देना या असहमति जताना, या फिर उसको अपनी जेब के अंदर डालकर रख लेना, और या फिर राष्ट्रपति के लिए
संरक्षित कर लेना, ये इतने प्रकार के राज्यपाल को वीटो पावर मिलती है। इस वीटो पावर का मतलब हुआ कि बाकी तो तीनों नॉर्मल है कि अपनी जेब में डाल दिया, सस्पेंड करके एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए भेज दिया, और अगर उस समय राज्य की विधानसभा ने पुनः वापस उसी बिल को वापस पारित कर दिया तो राज्यपाल इस बार अपने हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन अब शर्त है राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति वाली शक्ति कि अगर राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास संबोधन के संरक्षित करके भेज दिया तो क्या राष्ट्रपति को क्या शक्ति है? राष्ट्रपति को तमाम प्रकार की शक्तियां हैं। पहली, हस्ताक्षर कर दे तो अधिनियम बन जाएगा। दूसरी, पुनर्विचार के लिए भेज दे तो फिर विधानसभा को 6 माह के भीतर उस बिल को वापस राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ेगा, और अगर फिर से राष्ट्रपति के पास वो चारों शक्तियां जिंदा बच जाएगी। यानी कि राष्ट्रपति के पास जब बिल जाता है तब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, और उस पर ना हाँ करे ना करे अपनी जेब में डालकर रख सकते हैं, और राष्ट्रपति चाहे तो उस बिल को समाप्त भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति को इस मामले में बहुत अच्छी पावर मिलती है। लेकिन अब एक चीज ध्यान में रखना कि जब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो विधानसभा को 6 माह के भीतर उस बिल को लौटाना पड़ेगा। अगर विधानसभा 6 माह में नहीं लौटाए तब क्या होगा? बिल समाप्त हो जाएगा। और मान लो कि 6 माह के भीतर विधानसभा ने राष्ट्रपति को बिल भेज दिया तो क्या होगा? तो फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है, जबकि राज्यपाल के पास जब पुनर्विचारित बिल आएगा तो राज्यपाल हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। ये अंतर था इसके अंदर, ये ध्यान में रखने वाली बात थी। बाकी वीटो पावर के बारे में और डिटेल चर्चा हमने राष्ट्रपति वाले में की थी, तो वहां पर आप इस वीडियो को वापस कनेक्ट करके देख सकते हैं। अब है सवाल आर्टिकल 200 के अंदर लिखा हुआ, वो है कि राष्ट्रपति के लिए कौन से अधिनियम को संरक्षित करना अनिवार्य है। बाकी तो राज्यपाल की मर्जी पर चल सकते हैं, लेकिन किस अधिनियम को तो कंपलसरी रूप से राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना ही पड़ेगा, उनको देखते हैं। सबसे पहली शर्त है कि अगर कोई ऐसा विधानसभा ने ऐसा बिल बनाया जिसके अंदर संविधान के किसी उपबंध प्रावधान का विरुद्ध में लिखा गया है तो फिर वो राष्ट्रपति के लिए संरक्षित करना पड़ेगा। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरोध में अगर कोई बिल पारित कर दिया, फॉर एग्जाम्पल राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि जो राज्य है वो वन्य जीव और जंगलों का संरक्षण प्रदान करेगा, और मान लो कि किसी राज्य की सरकार ने विधानसभा ने बिल बना दिया कि हमारे यहाँ कोई प्रकार का जंगल नहीं रहना चाहिए, हम यहाँ से जंगलों को हटाएंगे, खेती करेंगे, तो ऐसा कोई भी बिल जिसके अंदर डीपीएसपी के विरोध में कोई बात लिखी गई है तो उसको भी राष्ट्रपति के लिए संरक्षित करना कंपलसरी है। तीसरी चीज कि अगर कोई ऐसा मामला है जो राष्ट्रीय हित में नहीं है या फिर राष्ट्रीय महत्व का है लेकिन बिल बना रही है विधानसभा, तो ऐसे बिल को भी राष्ट्रपति के लिए संरक्षित करना कंपलसरी है। और नेक्स्ट है, हाईकोर्ट की शक्ति से रिलेटेड अगर कोई प्रकार का प्रावधान कर रही है विधानसभा तो इस बिल को भी राष्ट्रपति के लिए संरक्षित करना अनिवार्य है। तो ऐसे कुछ प्रावधान हैं जहां पर राष्ट्रपति के लिए बिल को संरक्षित करना राज्यपाल की बाध्यता बन जाती है, मजबूरी बन जाती है। उसके बाद आर्टिकल 2(1) यानी कि आर्टिकल 201 कहता है कि जब राष्ट्रपति के पास ये बिल आते हैं, राष्ट्रपति को कौन सी शक्तियां मिलती हैं, इनके बारे में हमने पहले ही बात कर ली कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर सकते हैं, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, एक बार क्यों दोबारा भी भेज सकते हैं, और तीसरी चीज राष्ट्रपति चाहे तो पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, और राष्ट्रपति चाहे तो बिल को समाप्त भी कर सकते हैं। तो एक बार पुनर्विचार के लिए जो विधानसभा के पास आया, विधानसभा को 6 माह में सहमति देनी पड़ेगी, वापस भेजना पड़ेगा, फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए फिर से बाध्य नहीं है, यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है आर्टिकल 201। अब आता है राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति। हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था और राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल था 1, 2, 3 और यहां पर आर्टिकल है 213। यहां पर एक ये 89 के फासले पर नहीं आता है और बाकी ऑलमोस्ट 89 वाले ही थे। तो अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कब करेंगे? जैसे राष्ट्रपति में हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति उसी समय अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब विधानसभा कोई भी एक सदन सत्र में नहीं है, तो वैसा ही विधानसभा के लिए है। अगर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं तो दोनों में से कोई एक सदन अगर, और मोस्टली विधानसभा पर ध्यान रखना, विधानसभा अगर सत्र में नहीं है तो फिर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्यपाल किस मामले में अध्यादेश जारी करेंगे? जिन मामलों पर राज्य की विधानसभा को बिल बनाने का अधिकार है, उन तमाम मामलों पर राज्यपाल
अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और राज्यपाल कब अध्यादेश जारी करे? जब मामला अप्रत्याशित हो, यानी कि ऐसा लगना चाहिए कि पहले पता नहीं था, ऐसा समय आने वाला है, अप्रत्याशित मोड़ आने की परिस्थिति में ही राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। फिर आगे राज्यपाल द्वारा पारित बिल कितने समय तक अधिनियम के रूप में रहेगा? पहला प्रावधान है कि राज्यपाल जब भी अध्यादेश जारी करेंगे उस अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर विधानमंडल ने 6 सप्ताह के अंदर प्रथम बैठक से 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश को सहमति नहीं दी तो फिर अध्यादेश निरस्त हो जाएगा। तो आगे की अगर विधानसभा सत्र में थी नहीं, फिर क्या? तो जिस दिन विधानसभा सत्र में आएगी उसके आगे आने वाले 6 सप्ताह के भीतर विधानसभा को समर्थन देना पड़ेगा, अन्यथा बिल समाप्त हो जाएगा। क्या बिल हटाने का कोई और प्रावधान है? जी हाँ, और भी प्रावधान है। और प्रावधान है राज्यपाल जब चाहे मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपने बिल को वापस ले सकते हैं। तो ये थी अध्यादेश से रिलेटेड कुछ विशेषज्ञता जो आर्टिकल 213 के अंदर दिए गए हैं और जबकि राष्ट्रपति वाली 123 के अंदर दी गई ये अध्यादेश है। उसके बाद राज्यपाल की एक और विधायी शक्ति देख लेते हैं कि जो वित्त आयोग के द्वारा दी गई रिपोर्ट है या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा दी गई रिपोर्ट है या फिर जो कैग हैं जो कि राज्यों के लोक लेखा परीक्षण का कार्य करते हैं उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट को वो विधानसभा और विधान परिषद होने पर विधान परिषद के अंदर प्रस्तुत करवाते हैं। तो ये शक्तियां राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं। इनमें अध्यादेश को छोड़कर बाकी तमाम शक्तियां राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में 89 आर्टिकल के फासले पर खड़ी है। तो जब हम राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को पढ़ना चाहते हैं तो फिर दोनों को पैरेलल पढ़ना चाहिए, जिससे कि उनके आर्टिकल तो राष्ट्रपति वाले तो शुरुआती आर्टिकल हैं इसलिए याद रह जाते हैं और उनसे सिर्फ 89 जोड़कर हमें राज्यपाल वाले याद करने होते हैं। तो इन दोनों को कंपैरेटिव पढ़ने में एक इनके बीच में जो अंतर आता है वो भी समझ में आ जाता है और दूसरा कि राज्यपाल में और जो 89 का फासला है ये भी समझ में आ जाता है और बाकी एक ही मेहनत के अंदर दोनों चीजें याद भी रह जाती हैं। आई होप कि आपको ये कार्यकारी और विधायी शक्तियों से रिलेटेड जो बातें थी वो जरूर समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के कुछ अन्य फैक्ट जिनके बारे में जानना है और इनसे रिलेटेड अन्य आयोगों की जो सिफारिशें हैं उनके बारे में बात करनी है और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।